Hello my dear friends, I'm Professor Vayam Khan and this is the part 2 of unit number 3 heat treatment of steels of subject materials and metallurgy. In previous video we have studied about the heat treatment process, what is the meaning of heat treatment process, what are the various objectives of heat treatment and what are its application, what are its advantages, what are its disadvantages, as well as we have studied one of the important heat treatment process, that is full annealing. So full annealing is used for making steels softer, ductile, malleable, more tough. Okay, so in today's video we are going to continue with the softening heat treatment process and we are going to see for some more annealing processes. So let us begin with that. So today we will be studying cyclic annealing. Here cyclic means it is in repetition or it is in a cycle. Okay, so cyclic annealing, this specific heat treatment process is used for high carbon steels and air hardened steels. ओके जिसको एयर हार्डनिंग किया है या जो हाई कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसे स्टील्स के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लिक एनीलिंग इस्तेमाल करते हैं व्हेन these steels need to be made more softer and we want to increase their machinability. जब ऐसे स्टील्स जो हाई कार्बन है, एयर हार्डन स्टील्स है, इनकी सॉफ्टनेस बढ़ाने की है और इनकी मशीनेबिलिटी बढ़ाना है, मतलब इसके ऊपर आसानी से मशीनिंग होगी, ये प्रॉपर्टी हमको अगर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इसको साइक्लिक एनीलिंग प्रोसेस करते हैं. ओके, सो high carbon steels and air hardened steels are basically gone through the cyclic annealing. So this heat treatment is also called as spherodizing. इसको spherodizing भी बोलते हैं या spherodize annealing भी बोलते हैं. Spherodize, this word is taken from sphere. Sphere मतलब जो बॉल के जैसा है. ओके, सो स्पीयर, इसमें जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर हमको नज़र आता है वो स्पीयर जैसा रहता है, स्पेरॉइडल रहता है, स्पेरॉइड्स रहते हैं. इसलिए इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को और एक नाम है स्पेरोडाइजिंग या फिर स्पेरोडाइज एनीलिंग. ओके, सो तीनों भी नाम में से कोई भी नाम आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दैट इज़ नथिंग बट योर साइक्लिक एनीलिंग. ओके, सो लेट अस सी what are the various stages of these cyclic annealing, what is the process of this cyclic annealing. कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है तो इसमें 3 बेसिक स्टेजेस रहेंगे, हीटिंग, होल्डिंग और हमारा कूलिंग. तो यहाँ पर होल्डिंग की जगह पर हम दूसरा स्टेज यूज़ करने वाले हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले स्लाइड में दूंगा. बट जनरली 3 स्टेजेस हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई हीट ट्रीटमेंट का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है कि you have to use these 3 steps without fail. Okay, so heating. Now first step in this process is heating the steels up to your austenitic temperature, that is 727 degrees Celsius plus 30 to 50 degrees Celsius. and इसमें क्या करते हैं कि पहले उसको ऑस्टेनिटिक टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है. when the temperature is then the temperature is reduced just below 727. उसके बाद में दिस इज देन, सॉरी यहाँ पर देन होना चाहिए. सो 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाता है. कुछ समय के बाद में उसका टेम्परेचर 727 से नीचे, मतलब जो यूटेक्टॉइड रिएक्शन है, इस रिएक्शन के टेम्परेचर से नीचे लाया जाता है. ओके, जहाँ पर जो भी ऑस्टेनाइट प्रेजेंट है 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये ऑस्टेनाइट इट ट्राइज टू कन्वर्ट इनटू पियरलाइट. ओके, परलाइट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. ओके, सो दिस इज योर 727 डिग्री सेल्सियस, ये हीटिंग कर रहे हैं हम. ओके, यहाँ पर हीटिंग के दौरान गैमा ऑस्टेनाइट प्रेजेंट है. अगर इसके नीचे अगर हम वापस से उसका टेम्परेचर लाएंगे तो यहाँ पर परलाइट प्रेजेंट है. ओके, बिकॉज दिस गैमा ऑस्टेनाइट it gets separated into alpha ferrite and cementite. तो ये परलाइट उसका मिक्सचर है, अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट, उसको हम परलाइट बोलते हैं. तो ये गैमा ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड टू परलाइट बिलो 727 डिग्री सेल्सियस. ओके,
So this transformation happens below 727 degree Celsius. Now this mixture of alpha ferrite and cementite, out of this mixture the ferrite is a softer phase but cementite is a hard phase. So the purpose of this heat treatment does not satisfy. The purpose does not get satisfied. The purpose of making steel softer does not get satisfied because of presence of this Fe3C. Now this Fe3C particles are very hard and it is difficult to machine, whereas we are performing this heat treatment process to make steels more machinable. Now this cementite is, you can say, is a harder phase, therefore this cementite is needed to be made softer. इस cementite को हमको क्या करना है, soft बनाना है. So to make this cementite softer, what we do thermal cycling. The cyclic annealing name comes from this thermal cycling. So what is thermal cycling? In thermal cycling, what we do, we heat the steel above 727 degrees Celsius where the austenite is present. This gamma austenite, when cooled below 727 डिग्री सेल्सियस से हम 727 से 750 760 तक उसको हीट करते हैं, जहाँ पर ऑस्टेनाइट फॉर्म हो जाता है. जैसे ही ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन हो जाता है, हम क्या करते हैं, इसको वापस से कूल करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको 680 650 तक उसको कूल करते हैं. देन इसको कूलिंग करने पर क्या होता है, ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड टू पर्लाइट. पर्लाइट में क्या क्या है, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट है. जैसे ही पर्लाइट फॉर्मेशन होता है, अगेन वी हीट इट अप टू above the 727 degree Celsius where this perlite again gets transformed to austenite. And after the austenite formation, we again cool it to the below 727 degree Celsius. So again perlite formation happens. So this process is repeated continuously in number of cycles. This process is repeated in number of cycles. That's why this is called as thermal cycling. So heat karna, cool karna, reheat karna. This process of 3 stages, that is your heating, cooling and reheating, is performed in number of cycles. Now due to this heating, reheating and cooling, the austenite is continuously getting converted into perlite and perlite is again getting converted into austenite. This repeated cycling or thermal cycling process makes this changes in the microstructure of this perlite. इसके perlite वाले microstructure में क्या होता है, changes हमको देखने मिलता है. ध्यान रखना, heating करते हैं, फिर cooling करते हैं 727 से slightly नीचे, then again heating slightly above 727, slightly नीचे cooling, slightly above heating, and this process is repeated. And at last, when the required structure of perlite is obtained, then we again heat the austenite again heat the steel above the austenitic temperature and then we cool it in the air. उसको हम क्या करते हैं, air में cool करते हैं. Now this repeated thermal cycling process, why this is done, now it will be explained in this next स्लाइड, दैट इज स्पेरोडाइजेशन ऑफ परलेटिक सीमेंटाइट. देखो मैंने बोला है कि ये अल्फा फेराइट इज अ सॉफ्टर फेज. ये देखो परलाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर हमको. दिस इज लिटिल बिट डार्कर देयर. सो ये परलाइट है, समझो ये परलाइट का हम माइक्रो स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हमको सीमेंटाइट की लेयर्स इस तरीके से, साथ ही साथ में फेराइट की लेयर्स, बिकॉज दिस परलाइट इज लैमिलार लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए परलाइट हमको कुछ इस तरीके से नज़र आता है. अब ये स्पेरोडाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम जो थर्मल साइक्लिंग कर रहे हैं इसमें क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस परलाइट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑस्टेनाइट, अगेन वी रिड्यूस इट, देन ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू परलाइट. ड्यू टू दिस थर्मल साइक्लिंग, ड्यू टू नंबर ऑफ स्टेजेस, दीज सीमेंटाइट लेयर्स दे ब्रेक. ये जो सीमेंटाइट की स्ट्रिप्स है, जो पट्टियाँ है सीमेंटाइट की लेयर्स है,
ये लेयर्स क्या होती है, ब्रेक होती है इस प्रोसेस के दौरान। और जैसे जैसे उसका ब्रेकिंग होता जाता है, पहले स्टेज में तो वो कुछ अमाउंट में ब्रेक होगी, फिर बाद में और ब्रेक होती है, एंड देन उनका थोड़ा सा लेयर्स जो है, लेयर्स कंप्लीटली गायब हो जाती है सीमेंटाइट की, और वहाँ पर हमको ओवल शेप या थोड़ी सी एलोंगेटेड टाइप ऑफ स्ट्रिप्स, वहाँ पर एलोंगेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ पर सीमेंटाइट का हमको देखने मिलता है, लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज से पहली स्टेज में ऐसा परलाइट बनेगा, फिर सेकंड साइकिलिंग में ऐसा बनेगा, फिर थर्ड साइकिलिंग में ऐसा बनेगा। ये रिपीटेड करने की वजह से स्ट्रिप्स पहले टूटेगी और टूटेगी, फिर उसके बाद में इलोंगेट होगी, इलोंगेटेड जैसी नज़र आएगी थोड़ा सा यहाँ पर, एंड बाद में क्या होता है, यही सीमेंटाइट की छोटी छोटी इलोंगेटेड स्ट्रिप्स हमको स्पेरॉइड्स में कन्वर्ट हुई भी नज़र आती हैं। ओके, सो दीज आर नाउ स्पेरॉइड्स ऑफ सीमेंटाइट। ये सीमेंटाइट प्रेजेंट है बट इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ओके, लेयर्स में नहीं है, इंस्टेड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉड्यूल्स, या हम उसको स्पेरॉइड्स बोलते हैं, स्पीयर्स बोलते हैं। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेरॉइड्स ऑफ सीमेंटाइट। ओके, सो नाउ देखो, ध्यान रखना एक जनरल, अगर हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर में हमको शार्प एजेस, पॉइंटी स्ट्रक्चर, लेयर्स, ऐसे पट्टियाँ या जो शार्प आपको ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं आँखों को, अगर ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर में, देन ये ध्यान में रखना कि दैट माइक्रो स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी हार्ड। वो माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। जैसे कि ये है, ये शार्प एजेस बन गई है। इसके अलावा मार्टेनसाइट की भी शार्प नीडल्स दिखती है, बेनाइट की भी शार्प नीडल्स दिखती है। सो दैट माइक्रो स्ट्रक्चर इज हार्ड, एंड व्हेन यू सी स्ट्रक्चर लाइक दिस, और स्मूथ हमारे आंखों को नज़र आने वाले स्ट्रक्चर जब हमको दिखते हैं, जैसे ये स्पीयर्स है, जैसे ये इलोंगेटेड बॉल्स के जैसे थोड़े से इलोंगेटेड खींचे हुए स्ट्रिप्स हैं, सो दीज आर स्मूथ लुकिंग स्ट्रक्चर। सो समझना कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, सॉफ्ट है। सो ये हार्ड वाला सीमेंटाइट अभी कन्वर्ट हो गया है स्पीयर्स में, जो कि सॉफ्ट है एज कंपेयर्ड विद द लेयर लाइक सीमेंटाइट. So therefore, because of conversion of these strips of cementite into spheroids, okay, the structure, microstructure gets converted to spheroids, and hence your material becomes more softer and more machinable. Soft होने की वजह से वो easily machine हो सकता है. And there is no change in the alpha ferrite matrix. इसके आजू बाजू जो भी alpha ferrite है, it remains as it is because already it is a softer phase. सो आपका स्टील जो है, हाई कार्बन स्टील या एयर हार्डन स्टील, इट बिकम्स मोर सॉफ्टर एज कंपेयर्ड विद द फुल एनेलिंग. ओके, नाउ द कूलिंग इज स्लो बट इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो देर इज नो चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर ड्यूरिंग कूलिंग बिकॉज whatever changes were there, it happens during this thermal cycling process. Okay, so this is about spheroidization, spheroidizing annealing, or you can say thermal cycling, and their application is to increase the machinability of high carbon steels, air hardened steels. It is also used to make safety razors more machinable. It is also used to make needles more machinable, needles which are used in injecting some serums or different liquids into bodies. Okay, so these are the applications of thermal your cyclic annealing. Let us go ahead, let us see another type of annealing. So it is the next one, and this is the next one. So isothermal annealing. Now its name suggests the annealing is performed at a constant temperature, or it is also known as isothermal annealing. Okay, so in this heat treatment the components are slightly fast cooled. इसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को हीट करते हैं, होल्ड करते हैं, होल्डिंग के दौरान जो भी इसको हीट किया जाता है. हीट करने पर होल्डिंग पीरियड यहाँ पर अभी शुरुआत में नहीं है. पहले हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करने पर उसको स्लाइटली फास्ट कूल करेंगे. ओके, यूजुअली अप टू योर A1 टेम्परेचर तो उसको फास्ट कूल करेंगे, एंड देन उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर सफिशिएंट टाइम, एंड देन अगेन उसको क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे. ओके, सो दिस इज योर आइसोथर्मल एनीलिंग. उसकी अगर मैं स्टेजेस बनाऊं, सो स्टेजेस विल बी लाइक दिस. सो हीटिंग,
okay, cooling up to A1 temperature, then holding, and then again cooling. Okay, so because of this portion, because of this cooling, the temperature which is required for our general annealing process the time that is required for our full annealing process reduces. उसका जो टाइम पीरियड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट कूल कर रहे हैं, बट नॉट अप टू रूम टेम्परेचर. जो ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर है, A1 टेम्परेचर है, वहाँ तक ही हम क्या कर रहे हैं, उसको फास्ट कूल कर रहे हैं. बिकॉज फ्रॉम कूलिंग फ्रॉम A3 टू A1, A3 से A1 में अगर आप फास्ट कूल करो, स्लो कूल करो, जो भी फेज रहेगी वहाँ पर प्रेजेंट, इट विल बी गैमा ऑस्टेनाइट. देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द फेज ड्यूरिंग दिस कूलिंग प्रोसेस. ओके, बट यहाँ पर जब आप A1 पे ला लोगे, सो A1 पे सभी ऑस्टेनाइट जो है उसका ग्रेन्स क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए. इसके लिए उसको होल्ड किया जाएगा कुछ समय के लिए, एंड देन अगेन A1 से उसको क्या करते हैं हम नीचे और कूल करते हैं, वेयर दिस ऑस्टेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू योर perlite. Okay, austenite is converted into perlite. Okay, so in this heat treatment the components are slightly fast cooled from usual austenitic temperature of conventional annealing to a temperature just below A1, A1 से थोड़ा सा नीचे, where austenite is present. Then the component is held at this temperature for sufficient time period for completion of transformation, ये वाला period, and then cooled to room temperature in air. Okay, so let us see it in the triple T diagram, heat treatment cycles of full annealing and isothermal annealing. So this is your A3 temperature, ये A3 temperature है, यहाँ तक हम हीट करेंगे. सपोज इसके बाद हम अगर कन्वेंशनल एनीलिंग प्रोसेस से जाते हैं, कंटिन्यूस कूलिंग वाले से, तो हम क्या करते हैं कि इस टेम्परेचर पे कुछ समय तक होल्ड करते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं. सो योर कर्व लुक लाइक दिस. ये CCT कर्व है, कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर परलाइट स्टार्ट, परलाइट फिनिश होता है. देन एट द एंड कोर्स परलाइट इज ऑब्टेन्ड इन फुल एनीलिंग. नाउ इन दिस योर आइसोथर्मल एनीलिंग क्या करेंगे, पहले तो हीट करेंगे. हीट करने के बाद में, हीट करेंगे मतलब इसमें हीटिंग वाला पोर्शन नहीं है, सो आई विल ड्रॉ इट फॉर यू. ओके, सो इस तरीके से हीट किया जाएगा एंड देन अगेन इसको कूल करेंगे बिलो A1 टेम्परेचर, इस A1 टेम्परेचर से नीचे. देन इस टेम्परेचर पे इसको होल्ड किया जाएगा. ओके, एंड देन अगेन वापस से क्या किया जाएगा, कूल किया जाएगा. सो द ट्रांसफॉर्मेशन हियर इज आइसोथर्मल. ओके, बिकॉज द टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट हियर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स इन दिस रीजन. यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, परलाइट का स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसका परलाइट का फिनिश वाला पॉइंट. ओके, सो दिस इज योर परलाइट फिनिश. नाउ दिस इज योर आइसोथर्मल एनीलिंग प्रोसेस. नाउ ये जो रीजन दिख रहा है ये हमारा समझ लो, दिस इज हम दोनों डायग्राम जो बनाते हैं, दिस इज CCT एंड ट्रिपल T कर्व कंबाइंड. ओके, सो इसमें हम वो स्टार्टिंग में देखे थे ना डॉटेड वाला पोर्शन, सो दैट इज नथिंग बट दिस पोर्शन. सो यहाँ पर गैमा ऑस्टेनाइट प्लस अल्फा फेराइट प्रेजेंट रहता है इन दिस पोर्शन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर फुल एनीलिंग एंड आइसोथर्मल एनीलिंग. इन आइसोथर्मल एनीलिंग वी आर heating the steel above austenitic temperature, then we are fast cooling it just below the A1 temperature, then we are holding it for some time period. Okay, then we are again cooling it in the air. यहाँ पर air cooling किया गया है. Okay, and this is nothing but your full annealing CCT curve. Okay, फुल एनीलिंग का CCT कर्व इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जाएगा और आइसोथर्मल का इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है. दिस इज मार्टिन साइड स्टार्ट, मार्टिन साइड फिनिश. सो ये हम बाद में देखेंगे. सो दिस इज अबाउट योर सेकेंड टाइप ऑफ एनीलिंग, आइसोथर्मल एनीलिंग. let us go ahead, let us see the various advantages. Because of fast cooling from A3 to A1, the time required, total time required for performing this annealing is reduced. So we reduce annealing time
बिकॉज ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स एट द सेम टाइम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट इज़ इक्वल इन एवरी पार्ट। ये जो प्रोसेस होल्डिंग की हो रही है ना, इस वजह से जितना भी पोर्शन है स्टील का, जितना भी पोर्शन है कंपोनेंट का, जो भी एरिया प्रेजेंट है इस हीटिंग होल्डिंग पीरियड में स्टील का, उस सभी एरिया में टेम्परेचर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म होता है। ओके, द टेम्परेचर इन ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंपोनेंट बिकम्स यूनिफॉर्म, हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रॉपर। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज अगेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, हेंस वी गेट मोर होमोजीनियस स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है ज़्यादा होमोजीनियस है एज कंपेयर्ड विथ फुल एनेलिंग, एंड इट शोज इम्प्रूव्ड मशीनेबिलिटी, इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश एंड लेस वार्पिंग। ओके, रैपिंग जो है, वार्पेज जो है वो कम हो जाता है, श्रिंकेज कम हो जाता है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस आइसोथर्मल एनेलिंग। Applications: it is generally used for medium to high carbon steels, and it is also used for some alloy steels also. Okay, so let us go ahead, let us study the third type of annealing today. So this is your diffusion annealing. तो नाम ही आपको समझ में आएगा एनीलिंग में क्या होने वाला है, डिफ्यूजन होने वाला है, मतलब कुछ चीज़ें डिफ्यूज होगी. सो दिस प्रोसेस इज जनरली अप्लाइड टू द स्टील अलॉय स्टील इंगॉट्स. अलॉय स्टील मतलब क्या है, स्टील इटसेल्फ इज एन अलॉय. इसमें और हम क्या करते हैं, कोई अदर अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं अदर देन कार्बन. कार्बन के अलावा और कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे क्रोमियम है, वैनेडियम है, निकेल है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है. इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं अलॉय स्टील. सो ऐसे अलॉय स्टील के इंगॉट्स जो है इसमें डेंड्राइट्स हमको देखने मिलते हैं. डेंड्राइट्स आर नथिंग बट ट्री लाइक स्ट्रक्चर. रफ स्ट्रक्चर इसमें रहता है ट्री के जैसा. ओके, सो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है हमारे इस इंगॉट्स में. ओके, सो ट्री लाइक, ट्री की जैसे झाड़ की जैसी ब्रांचेस रहती है उस टाइप में हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं. सो इसीलिए हम इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. लाइक दिस, इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं. ओके, सो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ओके, नाउ these dendrites are nothing but crystal segregations which increases susceptibility of steel subject to plastic working to be failure. इसके वजह से क्या होता है कि जब प्लास्टिक वर्किंग करते हैं आप अलॉय स्टील के ऊपर, तो चांसेस है बिकॉज ऑफ दिस डेंड्राइट्स कि ये स्टील क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, फेल हो जाए. ओके, बिकॉज अलॉय स्टील्स आर हार्डर्ड एज कंपेयर्ड विथ लो कार्बन स्टील्स और प्लेन कार्बन स्टील्स. ओके, सो इसलिए यहाँ पर चांसेस है कि ये स्टील क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए ड्यूरिंग द प्लास्टिक वर्किंग. प्लास्टिक वर्किंग जब आप करोगे. ओके, सो इसके लिए ये जो इंटर क्रिस्टल सेग्रीगेशंस है या जो डेंड्राइट्स हैं, इन डेंड्राइट्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो टू रिमूव दिस डेंड्राइट्स एंड टू रिमूव दिस इंटर क्रिस्टल सेग्रीगेशन वी अप्लाई डिफ्यूजन एनेलिंग टू द अलॉय स्टील इंगॉट्स. जो अलॉय स्टील इंगॉट्स है, इंगॉट्स मतलब जो हम कास्टिंग के बाद ब्लॉक्स देखते हैं उनको हम इंगॉट्स बोलते हैं. तो इन इंगॉट्स के ऊपर हमको क्या करना है, डिफ्यूजन एनेलिंग करना है, ताकि आगे जब इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाए इस स्टील का, या जो भी अगली हीट ट्रीटमेंट इसके ऊपर की जाए, इसके वजह से इसमें फेलियर नहीं आना चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, इंगॉट्स में मतलब जो स्टील के इंगॉट्स बनते हैं उसके ऊपर पहली प्रोसेस हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन एनेलिंग. ओके, इसको और एक नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज होमोजिनाइजेशन. इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस बनाया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया है होमोजिनाइजेशन. ये जो डेंड्राइट्स है इसकी वजह से डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाती है अलॉय स्टील की, एंड हेंस लार्ज कास्टिंग्स आर होमोजिनाइज्ड इन मेनी केसेस. जो बड़े बड़े कास्टिंग्स रहते हैं, स्टील इंगॉट्स रहते हैं, उनके ऊपर पहले हम डिफ्यूजन एनीलिंग करते हैं, फिर बाद में जाके कहीं उसके ऊपर फुल एनीलिंग और बाकी की दूसरी प्रोसेसेस की जाती हैं. ओके, इसकी वजह से जो स्टील है इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी हमको देखने मिलती है. ओके, सो लेट अस स्टडी द प्रोसेस. प्रोसेस में क्या किया जाता है, 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे इंगॉट्स को हीट किया जाता है, ताकि इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए. उस 1200 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे इस स्टील को, इनके इंगॉट्स को होल्ड किया जाता है फॉर 8 to 20 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द चार्ज एंड द
कंपोजिशन, मतलब जितना बड़ा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा समय हमको वहाँ पर होल्डिंग पीरियड के लिए लगेगा। ओके, उसको होल्ड करने के बाद में उसको फर्नेस में ही क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, जैसा हम फुल एनीलिंग में करते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द स्टील्स बिकम मोर, you can say they become softer as compared with the previous ingots जिनके ऊपर आप easily machining या उसकी दूसरी operations नहीं कर पाते हैं, they can now be performed on this alloy steel ingots। okay, मेन इसका पर्पज़ ये है कि अगर कुछ ब्रिटलनेस रह गई है स्टील में, अलॉय स्टील में, तो वो रिमूव करना, कुछ इंटर क्रिस्टल सेग्रीगेशंस है तो वो रिमूव करना, डेंड्राइट्स अगर है तो वो रिमूव करना। ओके, इस पूरी प्रोसेस को जो टाइम लगता है इट इज़ अराउंड 50 to 100 आवर्स, 50 से 100 घंटे इस पूरे प्रोसेस को लग जाते हैं, बिकॉज द स्टील इंगॉट्स आर वेरी लार्ज, द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द होल्डिंग पीरियड इज़ वेरी लॉन्गर। ओके, सो आफ्टर होमोजिनाइजेशन, फाउंड्री कास्टिंग, जो फाउंड्री से कास्टिंग आती है, इंगॉट्स आते हैं, दे अंडरगो फुल एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। उनको अगर हम फुल एनीलिंग करना चाहते हैं तो फुल एनीलिंग भी किया जाता है, या उसका अगर नॉर्मलाइजिंग हमको करना है तो नॉर्मलाइजिंग भी उनका किया जाता है, टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, अगर हमारा जो माइक्रो स्ट्रक्चर हमको रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड माइक्रो स्ट्रक्चर के हिसाब से उस पर नॉर्मलाइजिंग या एनीलिंग किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर डिफ्यूजन एनीलिंग। ओके, this was all about your diffusion annealing and the thermal cycling, or also known as your spheroidizing and isothermal annealing. So this is about all annealing. In next video we will be studying normalizing. We will be comparing normalizing process with annealing, and then we will be studying various hardening processes. Till then, please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.